Hello everyone, let's start our today's discussion. I hope you all remember कि previous class में हम मोटिवेशन के चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे थे और मोटिवेशन के चैप्टर पर हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास बेसिक थी जिसमें हमने एक मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन किया कि भाई मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन क्यों जरूरी है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, यानी किन सिचुएशंस में वर्कर को मोटिवेट करने से भी फायदा नहीं हो रहा होता क्योंकि शायद जॉब बहुत बोरिंग होती है या वर्कर की प्रायोरिटीज ही डिफरेंट होती हैं। याद है, हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने मोटिवेशन पर एक इनिशियल डिस्कशन करी। फिर यहां से आगे बढ़े बेटा, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने बात करी मोटिवेशन के राइटर्स के ऊपर। एक राइटर बेटा जो हमने डिस्कस किया था वो कौन था? अब्राहम मैस्लो, वो जो हिरार्की ऑफ नीड्स लेवल्स जो बने हुए थे। और दूसरा राइटर था हर्ट्जबर्ग। ऑलमोस्ट इसकी डिस्कशन हो चुकी थी, बस इसकी इंप्लीकेशंस पर हमें बात करनी थी बेटा, जो हम आज की क्लास में करेंगे। फिर हम आज एक और राइटर पर बात करेंगे, मिक ग्रेगर, और फिर मोटिवेशन के अंदर कुछ मजीद इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हर्ट्जबर्ग की थ्योरी हमारी बाकी है तो इसको पहले एक बार डिटेल में रिवाइज करते हैं और फिर डेप्थ में जाएंगे आज के डिस्कशन के। हर्ट्जबर्ग ने हमें क्या बताया बेटा, गौर से सुनिएगा कि आप एक वर्कर को दो तरह के फैक्टर्स दे सकते हो। बेटा आप एक वर्कर को दो तरह के फैक्टर्स दे सकते हो, नॉट ओनली वर्कर, एनी ऑफ योर सबऑर्डिनेट। बेटा आपका कोई भी सबऑर्डिनेट है, आप उसे दो तरह के फैक्टर्स दे सकते हो। दो तरह के फैक्टर क्या है? एक है हाइजीन फैक्टर्स, एक है हाइजीन फैक्टर्स, और बेटा एक है मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं? जो बेसिक्स हैं। अच्छा, हाइजीन फैक्टर की खास बात क्या है कि अगर वो है, अगर वो प्रेजेंट है तो कोई मोटिवेशन नहीं, इट्स जस्ट ओके, ये मेरा राइट था। हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट है तो इसमें कोई मोटिवेशन, लेकिन अगर एब्सेंट हो तो डिमोटिवेशन है। सर मिसाल दे दें, मिसाल दे दें। बेटा क्लास में कुर्सी लगी हुई है, इसमें कोई मोटिवेशन है ओके, हटा दूं जमीन पे बिठा दूं, बुरा लग जाएगा, तो डिमोटिवेशन आ गई ना। इसका मतलब हाइजीन फैक्टर क्या है? प्रेजेंट है तो नो मोटिवेशन, प्रेजेंट है तो नो मोटिवेशन, लेकिन अगर एब्सेंट हो जाए तो डिमोटिवेशन आ जाएगी। बेटा बेसिक्स, जैसे वर्कर को पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, ये एक हाइजीन फैक्टर है। ऑफिस में एसी चल रहा है, हाइजीन फैक्टर है। वर्क कंडीशंस, हाइजीन फैक्टर है। कुलीग्स, हाइजीन फैक्टर है। बेटा तुम्हारे कुलीग्स बिल्कुल ऐसे हो ढीले, कुछ समझ ही ना आती हो उन्हें, तुम टेंशन के मरीज बन जाओगे। लेकिन अच्छे कुलीग हैं तो कोई कदर नहीं है, जिस दिन बुरे कुलीग आ गए कदर हो जाएगी। हाइजीन फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर द बेसिक्स। दूसरे क्या है बेटा? मोटिवेटर। मोटिवेटर की खास बात क्या है कि अगर है तो मोटिवेशन है, और बेटा अगर एब्सेंट हो जाए तो डीमोटिवेशन नहीं है। अगर एब्सेंट हो जाए तो दिमाग हाइजीन फैक्टर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सर मिसाल दे दें। बेटा सोचो अगर लेक्चर इंटरेस्टिंग हो, अगर लेक्चर तो एसी स्लो भी चल रहा हो बच्चा ख्याल नहीं करेगा, कुर्सी थोड़ी हिल भी रही हो बच्चा ख्याल नहीं करेगा। लेकिन बेटा जैसे ही लेक्चर बोरिंग होना शुरू होता है, जैसी लेक्चर बोरिंग, गर्मी भी फील होने लगती है, कुर्सी भी बुरी लगती है, टाइलें भी गंदी लगने लगती हैं, हर चीज में मसला नजर आता है। ऐसी जॉब में अगर बात करूं तो मोटिवेटर क्या है बेटा? लर्निंग, ग्रोथ, इनोवेशन, चैलेंजिंग जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्या है? मोटिवेटर्स हैं। जब तक ये लड़के को मिल रहे होते हैं, वर्कर को जब तक क्या मिल रहे होते हैं? मोटिवेटर मिल रहे होते हैं। नो वन केयर्स अबाउट द हाइजीन फैक्टर्स। लड़का थोड़ी कम तनख्वाह पर भी काम कर रहा है, बस उसे मजा आ रहा है, लर्निंग है, चैलेंज है, ग्रोथ है। हर्ट्जबर्ग ने हमें क्या समझाया बेटा? इधर समझो। हर्ट्जबर्ग ने समझाया कि वर्कर को आप हाइजीन फैक्टर भी देते हो और मोटिवेटर भी देते हो, लेकिन अगर वर्कर आपसे हाइजीन फैक्टर पर आर्ग्यूमेंट करे, किस पर आर्ग्यूमेंट करे?
तो अब आर्ग्यूमेंट कर लिया है तो देने तो पड़ेंगे। भाई उसने कहा मेरी तनख्वाह कम है तो बढ़ानी तो पड़ेगी, लेकिन ये इंडिकेशन है कि उसकी जॉब में मोटिवेटर्स अब कम हो रहे हैं। जब मोटिवेटर कम हो रहे हैं तभी दिमाग जा रहा है किसकी तरफ? भाई ये सोचो ना कि इसके दिमाग में बात आई ही क्यों, ये वाली बात इसके दिमाग में क्यों आई? ये तो बड़ा खुश था, इसके पास तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बड़ा चैलेंज था, बड़ी लर्निंग थी, बड़ी ग्रोथ थी। जब वो खत्म हो गई तो अब इसकी तवज्जो आ गई बेटा किस पर? हाइजीन फैक्टर्स पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? बेटा ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल डीलिंग विद योरसेल्फ, अपने आप को लाइफ में मोटिवेटर्स दें, अपने आप को लाइफ में। बेटा ये कपड़े क्या हैं? ये मोटिवेटर है, हाइजीन फैक्टर है। अगर तुम्हारा दिमाग इस तरफ जाने लगा है कि यार मेरे कपड़े पुराने हो रहे हैं, मेरी घड़ी पुरानी हो रही है, तो समझ जाओ कि जिंदगी में से मोटिवेटर खत्म हो गए। जब तक मोटिवेटर होता है, लर्निंग, ग्रोथ, चैलेंज, इनोवेशन, तो ये सारे हाइजीन फैक्टर्स कैसे लगते हैं? क्या छोटी बातें कर रहे हो सर, क्या लगते हैं? क्या छोटी बातें कर रहे हो यार, मेरी तो जॉब ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं इन छोटी बातों के बारे में सोचता ही नहीं हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है व्हेन डीलिंग विद योर वर्कर्स, व्हेन डीलिंग विद योर ओन सेल्फ, व्हेन डीलिंग विद योर सबऑर्डिनेट्स। हम ज्यादातर क्या करते हैं समझो बेटा, हम अपना बहुत ज्यादा वक्त लगा देते हैं हाइजीन फैक्टर्स पर। हम अपना बहुत ज्यादा वक्त किस पर लगा देते हैं बेटा? जब हम बहुत ज्यादा वक्त हाइजीन फैक्टर्स पर लगाते हैं, हम समझ रहे होते हैं इसमें मोटिवेशन है, जबकि असल में हाइजीन फैक्टर्स में कोई मोटिवेशन। बेटा जो मोटिवेशन है वो किसके अंदर है? मोटिवेटर्स में। ओके बेटा, यहां तक लास्ट क्लास में बात हुई थी बेटा। अब आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं बेटा। इंप्लीकेशन ऑफ हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, यानी थ्योरी को अगर प्रैक्टिकली डिस्कस किया जाए तो सबसे पहली बात क्या बोली गई बेटा? हाइजीन एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स आर नॉट अपोजिट्स। ये नहीं समझना कि एक दूसरे के अपोजिट है, कि एक में मोटिवेशन है एक में डीमोटिवेशन है, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का माने क्या होता है बेटा? सपोर्ट करना। कॉम्प्लीमेंट का माने क्या होता है बेटा? अब समझो बेटा, जिन जॉब्स में, बेटा गौर से, जिन जॉब्स में क्या होते हैं? मोटिवेटर्स होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? उनमें हाइजीन फैक्टर कम कर दो, गुजारा हो जाएगा। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। मोटिवेटर दे रहे हो ना, क्या दे रहे हो? तो हाइजीन फैक्टर रिड्यूस कर लो। लेकिन अगर उस जॉब में मोटिवेटर नहीं है, लाशों, अगर उस जॉब में क्या नहीं है, तो फिर तुम्हें हाइजीन फैक्टर देने पड़ेंगे। सर मिसाल दे दें, मिसाल दे दें बेटा। आज एक बच्चा मेरे पास आता है कि सर मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है। अभी वो जीरो है, उसको टीचर बनना है, ट्रेन करना है, एक पूरा कैरियर है ना उसका आगे। तो मैं उससे कहूंगा ओके भाई मैं तुम्हें एसोसिएट टीचर या ट्रेनी रख लेता हूं, अभी इनिशियल फेज है। बेटा मैं उसे बहुत ज्यादा पैसे दूंगा या कम पैसे दूंगा? कम पैसे दूंगा। और ये भी हो सकता है कि शायद मैं उसे अपने एडमिन स्टाफ से भी कम पैसे दे रहा हूं। वो बोले यार मैं तो टीचर हूं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा कि देख उसके पास वो ग्रोथ नहीं है, उसके पास वो विजन नहीं है, उसके पास वो लर्निंग नहीं है जो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी जॉब में तो मोटिवेटर है, तुम्हें रोज सुबह पैसे नहीं उठाएंगे, तुम्हें रोज सुबह क्या उठाएगा? कि एक दिन मैं बड़ा टीचर बन जाऊंगा, जब मैं ट्रेन हो जाऊंगा मेरी गुडविल हो जाएगी, मेरा ब्रांड नेम बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और मिसाल दे देता हूं बेटा। जब आप एसी से क्वालिफाई करते हो ना, तो बच्चे के पास दो प्राइमरी ऑप्शंस होते हैं। जब आप एसी से क्वालिफाई करते हो तो बच्चे के पास क्या होते हैं बेटा? दो प्राइमरी। पहला ऑप्शन कि वो फर्म में चला जाए जो ऑडिट फर्म्स होती हैं। ऑडिट फर्म्स क्या होती हैं बेटा? जिनके पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, वो उन्हें सर्विसेज दे रही होती हैं। और एक ऑप्शन होता है कि वो किसी कंपनी में डायरेक्ट जॉब कर ले। समझो बेटा, बेटा फर्म्स हैं ऑडिट फर्म्स, ऑडिट फर्म सिर्फ ऑडिट सर्विस नहीं दे रही होती, डिफरेंट अकाउंटेंसी सर्विसेज भी दे रही होती है। कि भाई जैसे मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट है, हमने अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं बनाया हुआ, हमने एक फर्म को आउटसोर्स कर दिया है कि आप हमारी अकाउंटिंग कर दो।
फिर एक फर्म है जो हमारा ऑडिट कर देती है, सही। तो बेटा एक ऑप्शन होता है कि बच्चा फर्म में जाए, बोलो, और फर्म के थ्रू क्लाइंट्स को सर्विस दे, और दूसरा ऑप्शन होता है कि बच्चा डायरेक्टली किसी कंपनी में लग जाए, जैसे टोयोटा है, यूनिलीवर है, इन सब के अपने बड़े बड़े अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इनमें जाकर नौकरी कर ले। सही है भाई। बेटा पैसे कहाँ ज्यादा मिलते हैं, फर्म में या कंपनी में? कंपनी में। कंपनी आपको 70,000 रुपए, 80,000 रुपए इनिशियल लेवल पर दे देती है, और उसी लेवल पर फर्म आपको देती है सिर्फ 25,000 रुपए, 25,000। कितने देती है? और कंपनी कितने दे रही होती है? 70 to 80,000। फर्म 3 साल आपको रगड़ेगी 20-25,000 रुपए पर। सवाल, बेटा फर्म हमें कम तनख्वाह दे रही है तो भी लड़का क्रेजी होता है फर्म में जाने के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो बड़ी फर्म्स है उनके पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, तो एवरी डे यू गेट अ न्यू एक्सपोजर, यू डील विद डिफरेंट क्लाइंट्स, आप डिफरेंट इदारों में जाते हो, उनके सिस्टम्स देखते हो, तो आपका जो नॉलेज बेस बनता है वो बड़ा स्ट्रांग बनता है। 3 साल बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है और फिर जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो आप डायरेक्ट बड़ी तनख्वाह पर लगते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। आपने बहुत सारे केसेस बहुत देखे हुए होते हैं ना, लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो लड़का कंपनी में गया तो कंपनी उसके साथ क्या करती है, उसको उठाती है और उसको फॉर एग्जांपल बजटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब वो लड़का दिन रात वही काम करता रहेगा, उसके पास क्या उतना एक्सपोजर होगा? उसके पास एक इदारा, उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट का एक्सपोजर होगा, और फर्म के लड़के के पास 100 इदारों का एक्सपोजर होगा। तो बेटा फर्म के अंदर मोटिवेटर है, बोलो, लर्निंग है, ग्रोथ है, इनोवेशन है, तो लड़के को वहां मोटिवेटर मिल रहा है, तो हाइजीन फैक्टर कम पे भी गुजारा हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट है ना, एक दे दो दूसरा अवॉइड कर लो। और दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा, कंपनी, क्योंकि उधर मोटिवेटर कम है तो फिर उधर हाइजीन फैक्टर बढ़ा कर देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? बेटा जस्ट बिकॉज एन एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड एट वर्क डज नॉट मीन दैट दे आर डिससेटिस्फाइड। बेटा इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो इसका मतलब है मैं डिससेटिस्फाइड हूं। इसका क्या बात हुई बेटा? देखो, अगर मैं आपको हाइजीन फैक्टर ज्यादा दे दूं, अगर मैं आपको क्या ज्यादा दे दूं, हाइजीन फैक्टर ज्यादा दे दूं, तो हाइजीन फैक्टर ज्यादा देने से क्या होगा? आपको डीमोटिवेशन नहीं होगी, आपको डीमोटिवेशन, बस आप जॉब पर ओके हो जाओगे। आप जॉब पर मोटिवेट करने के लिए मुझे तुम्हें क्या देने पड़ेंगे? मोटिवेटर्स। अच्छा अब एक बात समझो बेटा, आमतौर पर जिन जॉब्स में मोटिवेटर नहीं होता, आमतौर पर जिन जॉब्स में, तो उन जॉब्स में लड़का मोटिवेटेड तो नहीं होगा लेकिन ओके लेवल पर खड़ा होगा। ओके लेवल पर क्यों खड़ा होगा? क्योंकि उसकी हाइजीन फैक्टर पूरे हो रहे होंगे। बेटा समझो एक वर्कर के 3 लेवल हैं, एक है मोटिवेटेड, एक है मोटिवेटेड, एक है ओके, और एक है डीमोटिवेटेड। हम आमतौर पर इस लेवल को जिंदगी में भूल जाते हैं। ये कौन सा लेवल है? ओके लेवल। आई एम ओके, ना खुश हूं ना नाराज हूं, ना खुश हूं ना नाराज हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं आपको टीचिंग कैरियर की मिसाल देता हूं। बेटा जब आप टीचिंग नई नई शुरू करते हो ना तो आपको मजा आता है, भाई नई चीज होती है आपके लिए, आप मोटिवेटेड होते हो 3 4 5 साल, फिर टीचिंग आपके लिए ओके हो जाती है। ओके क्यों हो जाती है? क्योंकि वही लेक्चर आप बार बार दे रहे होते हो, वही लेक्चर आप, बोरियत होने लगती है। पहले मोटिवेटेड, फिर ओके, फिर डीमोटिवेटेड। बेटा वर्कर के 3 दर्जे हैं, या तो मोटिवेटेड है, या वो ओके है, या वो डीमोटिवेटेड है। यहां क्या बोला जा रहा है बेटा, जस्ट बिकॉज एन एम्प्लॉय is not satisfied at work does not mean that they are, भाई इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसलिए कि वो मोटिवेटेड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डीमोटिवेटेड हो गया है। हो सकता है अभी वो किस लेवल पर खड़ा हो? ओके लेवल पर खड़ा। ओके, equally just because an employee is not dissatisfied at work does not mean that they are satisfied.
तो यहां समझाया ये जा रहा है कि एक लेवल बीच में जिसको आप मिस करते हो ओके लेवल है, और वो ओके लेवल कैसे पैदा हुआ। अगर आप किसी के हाइजीन फैक्टर पूरे कर दो, व्हाट इज हाइजीन फैक्टर? वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, सैलरी अच्छी हो, वक्त पे मिलती हो, जॉब सिक्योरिटी हो, हेल्थ एंड सेफ्टी का मसला ना हो, बेसिक्स पूरी कर दो उसकी, हाइजीन फैक्टर पूरा हो रहा है, ओके लेवल पर है। अब मोटिवेट करने के लिए तुम्हें उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ानी। अच्छा देखो, तनख्वाह बढ़ाओगे तो मोटिवेशन है, लेकिन शॉर्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था पैसे जितने भी हो जाएं कम है। भाई तुम बाइक पर आते थे, पैसे बढ़ के गाड़ी ले लोगे, फिर कम पड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर पैसे बढ़ जाएंगे और बड़ी गाड़ी ले लोगे, फिर कम पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो पैसे तो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकते। वक्त और पैसे दो ऐसी चीजें जो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकते। वक्त और पैसा कभी ज्यादा, हमेशा ही कम होता है, हमेशा ही। सर वक्त कमी है और पैसा भी कमी है, ये दो चीजें कभी सरप्लस में नहीं हो सकती, कमी रहेगी। तो बेटा समझो इस बात को। बेटा आप सैलरी बढ़ाओगे, हाइजीन फैक्टर है, हो सकता है थोड़े दिन खुश हो, फिर नॉर्मल हो जाएगा। अगर तुम्हें उसे मोटिवेट करना है तो तुम्हें उसे कोई रीजन, पर्पस देना पड़ेगा। और वो पर्पस क्या है? लर्निंग, ग्रोथ, चैलेंज, इनोवेशन, कुछ नया। सही है भाई। इसी तरह बेटा अवॉइडिंग dissatisfaction, management should try to provide conditions at work, यानी hygiene factor that employees find acceptable। अगर आप dissatisfaction avoid करना चाहते हो तो hygiene factors दो। क्या दो भाई? और मोटिवेट करने के लिए क्या दो? मोटिवेटर्स दो। क्या दो? मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं, अगर यकीन ना आए ना तो ट्राई कर लेना। बेटा जो हमारा चीफ डेवलपर है ना, जो डेवलपमेंट करता है वेबसाइट की, ई कॉमर्स शॉप की वगैरह की, रियल केस है, आज की जीती जागती मिसाल दे देता हूं। हसन जो लड़का है, बैठता है इधर, बैठता है कभी पीछे वाले ऑफिस में बैठता है। ये ऑफिस तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन जब उसे कोडिंग करनी होती है ना तो उसे बिल्कुल खामोशी चाहिए। जाहिर है, वरना कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। कोई कोड भूल गया तो बच्चा इनरोल किसी और कोर्स में हो रहा होगा, एक्सेस कोई और मिल रहा होगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। एक एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक अल्फाबेट की गलती प्रॉब्लम कर देगी। अब तो बेटा जब उसे कोडिंग करनी होती है तो वो अपने एक पुराने ऑफिस में जाकर बैठता है। उस ऑफिस के अंदर पता नहीं अजीब इशू उसकी छत में कि वो स्मेल करती है, यानी वो इतना अजीब सा रूम होता है। मैं गुस्सा में कहता, तू कैसे बैठा है? कहता है सर पता ही नहीं, फील ही नहीं हो रहा। बोल रहा फील ही नहीं हो रहा। मैं कहता तू यहाँ बैठा है, किसी और क्लास में जाके बैठ जा। बोला नहीं, मुझे बस काम करना है। बेटा हो क्या रहा है कि उस वक्त उसके लिए वो काम, अच्छा वो कोड इनोवेटिव होता है, क्योंकि कोड असल में बनता है ट्रायल एंड एरर मेथड से। आपने किया, फिर आपने चेक किया, अरे हुआ नहीं हुआ। तो जब आप वो कर रहे हो तो आपको क्या आ रहा है? मजा आ रहा है, चैलेंज है, लर्निंग है। एक चैलेंज है ना यार, ये करा यार नहीं हुआ, अब दोबारा करूंगा। तो कभी कभार आप उस चैलेंज में उतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपके लिए वो हाइजीन फैक्टर इग्नोरेबल हो जाता है। आप अपनी लाइफ में लगा के देख लेना, कितनी बार हमारे लिए वो चैलेंज, वो लर्निंग, वो ग्रोथ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो इनोवेशन इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे लिए बेसिक हाइजीन फैक्टर्स गैर अहम हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा यही, इसी तरह हमें अपने वर्कर को डील करना है। तो अब यहां पर बेटा 3 लफ्ज इस्तेमाल किए गए। अब पहला तो एक वर्ड है जॉब डिजाइन। इस जॉब डिजाइन के अंदर जब हम जाते ना बेटा, तो इसके 3 सब वर्ड्स हैं जो आप आगे पढ़ोगे। एक वर्ड होता है जॉब इनरिचमेंट, एक वर्ड होता है जॉब इनरिचमेंट, बेटा एक वर्ड होता है जॉब इनलार्जमेंट, और एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं जॉब रोटेशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उससे पहले ये प्राइमरी वर्ड समझ लो, जॉब डिजाइन। बेटा ये लफ्ज जॉब डिजाइन क्या है? ये लफ्ज जॉब डिजाइन क्या है? बेटा जॉब डिजाइन ये होता है कि वर्कर को जो आप टास्क दे रहे हो ना, वर्कर को जो आप क्या दे रहे हो, वो टास्क का जो स्ट्रक्चर है वो इटसेल्फ ऐसा होना चाहिए कि वो मोटिवेटिंग हो। मेरी बात को दोबारा सुनो, जो तुम उसकी जॉब को डिजाइन कर रहे हो, जो तुम उसकी जॉब को, वो जॉब इटसेल्फ ऐसी होनी चाहिए
कि वो इंटरेस्टिंग हो। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल करता हूं, बेटा एक जॉब इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है? एक जॉब इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊं। जब उस जॉब के अंदर अथॉरिटी हो, जब उस जॉब में क्या हो, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी हो? डिसीजन मेकिंग पावर हो। जब उस जॉब में क्या हो बेटा, डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, उस जॉब डिजाइन के अंदर वो इंसान को क्या करती है, मोटिवेट करती है। जब वो जॉब इदारे के लिए इंपॉर्टेंट हो, चलो एक बात सोचो बेटा, पूरे एरोप्लेन में जो जहाज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है? पायलट। पायलट होता है ना। रास्ते में बोलते मैं नहीं उड़ा रहा जहाज, जाओ कर लो, सब पैर में गिर जाएंगे भाई, सॉरी यार, ऐसा है। तभी देखना बेटा, जब पायलट चलता हुआ जहाज में आता है ना, फुल चौड़े में घुसता है ऐसे। क्यों? उसे पता है मेरे अलावा कोई जहाज उड़ा नहीं सकता, उससे पता है कि मेरे अलावा कोई जहाज उड़ा नहीं सकता। एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, हम्म। सॉरी। तो बेटा मैं क्या कह रहा था, ये जो उसकी फीलिंग है ना पायलट की, कि आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम इंपॉर्टेंट, ये उसे क्या करता है, मोटिवेट करता है। बेटा ये उसका जॉब डिजाइन है, उसका स्ट्रक्चर है कि उसकी टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो टास्क है उसमें अथॉरिटी है। बात को समझ रहे हो? बेटा वो देखी थी मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस? अब ये नहीं बोलना वो भी नहीं देखी। नहीं देखी? बेटा जिसमें मुन्ना भाई जादू की झप्पी लगाता था, किसे लगाता था? डॉक्टर को लगाता था। वो एक तो डॉक्टर उसे पसंद थी सुमन, वो अलग है। वैसे जादू की झप्पी किसे लगाता था? पियून को लगाता था। बेटा पियून को जाकर जादू की झप्पी क्यों लगा रहे, डॉक्टर को क्यों नहीं लगा रहा? जान बचाता है डॉक्टर, जादू की झप्पी वो जो गले लगाता था वो लगा रहे पियून को, ऐसा क्यों? बेटा डॉक्टर तो मोटिवेटेड ही होता है यार, डॉक्टर तो मोटिवेटेड ही होता है ना। कभी देखा है डॉक्टर डिमोटिवेटेड हो? बेटा डॉक्टर का तो लोग कितना शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी जॉब में कितना फीडबैक है। जैसे ही हम सही होते हैं सबसे पहले किसका शुक्रिया अदा करते हैं? डॉक्टर साहब, बंदे आप कमाल हो यार, क्या काम कर दिया आप। लेकिन कभी उस पियून का शुक्रिया अदा करते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो बेटा अब समझो जो पियून है उसकी जॉब कितनी वीक जॉब है, कितनी डिससेटिस्फेक्शन वाली जॉब है, कि एक पेशेंट जिसकी वो खिदमत करता रहता है, वो पेशेंट सही होता है, उठकर निकल जाता है, और थैंक यू किसे बोलता है? डॉक्टर को, और उसको थैंक यू भी नहीं बोलता। अब तुम बोलते हो पियून डीमोटिवेटेड क्यों है, और भाई वो तो डीमोटिवेटेड होगा ना, उसकी जॉब में फीडबैक नहीं है, उसकी जॉब में। फिर दूसरा, उसकी जॉब को क्या समझा जाता है? लेस इंपॉर्टेंट। कैसी जॉब? लेस इंपॉर्टेंट जॉब। तो उसका जो जॉब डिजाइन है, बोलो, उसका जो जॉब डिजाइन है बेटा वो क्या है? वीक है। बेटा जब टीचर क्लास में अच्छा पढ़ाता है, टीचर को थैंक यू बोलते हो? जिस कुर्सी पे बैठे हुए साफ है आज, तो पियून को थैंक यू बोलते हो? तो उसका तो जॉब डिजाइन ही वीक हुआ ना। अब आप मुझे क्या बोल रहे हो कि सर उस वाली जॉब के अंदर क्यों मोटिवेशन नहीं है? तो बेटा इसलिए नहीं क्योंकि उसका जॉब डिजाइन ऐसा है। तो अब यहां समझाया ये गया कि बेटा ये जो आप क्या बना रहे हो, जॉब डिजाइन बना रहे हो। बेटा ये जो आप जॉब स्ट्रक्चर बना रहे हो,
that design, that structure should be very motivating. Are you getting my point, beta? See, Hertzberg argued that management could create motivation in individual through their job, offer opportunities for responsibility, recognition, and advancement. There are three ways of providing variety to employee through their job: job rotation, job enlargement, and job enrichment. Are you getting my point? अबे तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो बेटा, सो जाते हैं सारे काम करते हैं। बेटा एक अच्छा जॉब डिजाइन क्या है बोलो? जिसके अंदर क्या हो? फीडबैक हो। जिसमें क्या हो? फीडबैक हो। जिसमें क्या हो? अथॉरिटी हो, पावर हो। और क्या हो? उस जॉब के अंदर सिग्निफिकेंस हो, इंपॉर्टेंस हो। इंपॉर्टेंट जॉब है भाई। और क्या हो? उस जॉब में वैरायटी हो, वैरायटी। व्हाट इज वैरायटी? व्हाट इज वैरायटी? रोज एक जैसा काम ना हो, रोज एक जैसा काम ना हो। बेटा एक ही जैसा काम कर करके क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। वैरायटी हो। बेटा वो टीचर जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मुझे उन पर तरस आता है। सुबह 8 बजे क्लास ली, 8 से 9 एक क्लास ली, एक लेक्चर दिया, वही लेक्चर 9 से 10 दोबारा रिपीट किया, वही लेक्चर 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, दिन में 12 क्लासों में 12 बार रिपीट। अरे बंदा पागल हो जाएगा यार। 12वीं क्लास में तो बोलने का भी दिल नहीं करेगा। वैरायटी हो। जैसे भी मैं थोड़ा एचआर पढ़ाता हूं, फिर मेरा एक कोर्स है लॉ, वो पढ़ाता हूं, फिर थोड़ा टैक्स पढ़ाता हूं, फिर थोड़ा ऑडिट पढ़ाता हूं, फिर थोड़ा मैनेजमेंट इश्यूज को देखता हूं। तो लाइफ में क्या रहती है? लाशों वैरायटी रहती है, एक्टिव रहता है बंदा, खुश रहता है। अगर वैरायटी ना हो तो बोर हो जाएगा भाई। तो बेटा एक अच्छी जॉब क्या है? व्हाट इज फीडबैक? चलो मैं तुम लोगों से एक सवाल करता हूं। बेटा घर पर अकेले बैठकर रिकॉर्डिंग करना ज्यादा आसान है या इस तरह क्लास में पढ़ाना ज्यादा आसान है? क्लास में पढ़ाना या रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्लास में पढ़ा। अबे तुम लोग कितने कंफ्यूज हो यार। कितने लोग ये समझते हैं कि देखो अब रिकॉर्डिंग का फायदा समझो। बेटा रिकॉर्डिंग में मुझे क्या करना है? कोई भी नहीं है क्लास में, अकेला हूं, अकेला, कोई लाइव नहीं, रिकॉर्ड करके पोर्टल पे लगाऊंगा। सही सुनना, उस एक तो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही नहीं, ये अलग है कि मैं अलग बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बेटा उसमें मुझे क्या करना है? ट्राउजर भी चेंज नहीं करना, सिर्फ एक टी शर्ट पहननी, बाल वाल बनाने, इतना हिस्सा सही करना है, घर में नीचे उतरना है, घर में ऑफिस बना हुआ है, उसमें आया बैठा सुकून से एसी चलाया, पढ़ाना शुरू किया, दिल किया पॉज करूं, बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, खाऊं पीऊं, सोऊं, फिर वापस आऊं, फिर रिज्यूम करूं, रिकॉर्ड कर लूं। एक ही जिंदगी है। कितनी मस्त है, अच्छी है। अबे लाशों, दूसरी जिंदगी पूरी किटिंग करो भाई। सुबह तैयार होने में भी वक्त लगता है? तैयार हो, तैयार होने के बाद घर से निकलो, कैंपस आओ, क्लास लो, 1.5-2 घंटे मुसलसल बोलो विदाउट ब्रेक। अब कौन सा आसान है, रिकॉर्डिंग या क्लास? कितने लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग? भाई जो पूछ रहा हूं बताओ, मैं टीचर के लिए पूछ रहा हूं, बच्चे के लिए नहीं पूछ। टीचर के लिए आसान क्या है? हाथ उठाएं जरा, रिकॉर्डिंग वाले हाथ उठाएं। और क्लास वाले? अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्लास इज 1000 टाइम्स इजियर देन अ रिकॉर्डिंग। इज 1000, 1 टाइम 2 टाइम नहीं बोल रहा, इज 1000 टाइम्स। बेटा ये जो मैं 1.5 घंटे की क्लास लेता हूं, मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन मुझसे दिन में 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग करवा लो, मैं रोने लग जाऊंगा, मुझसे होगी ही नहीं। 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग में आधा घंटा तो पता ही नहीं क्या करता हूं। हेलो एवरीवन, अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा हेलो एवरीवन, ये चल रहा होता है। यार अभी अजान हो रही है, चल नमाज पढ़ के आता, अभी यार चाय पी लो, यार अभी थोड़ा भूख लगी, थोड़ा खा लो, यार अभी थोड़ी नींद आ रही है, अभी सुबह के वक्त अच्छी क्लास रिकॉर्ड नहीं होती, अभी सोते हैं, दोपहर में करेंगे। सारा दिन ये ड्रामा चलता है। सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? फीडबैक। यार ये इतना इंपॉर्टेंट है। बेटा जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, कैसे? कैसे दे रहे हो फीडबैक?
ऐसे, यही तो फीडबैक है। इस फीडबैक का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग राइट, ये फीडबैक है ना बेटा। अगर इस फीडबैक को हटा दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं? आपको पता है जो क्लास खाली, अब कभी आप नोट करना भाई, ये जो क्लास वाली, एक तो ये क्लास होती है और एक होती है जब मैं बैठ के ले रहा हूं, तो आमतौर पे वो ऐसी होती है जब मैं अकेले बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं। बेटा उन क्लासों में मैं एक बात 5-5 बार रिपीट करता हूं। वैसे तो मैं क्लास में भी करता हूं, लेकिन उसमें बहुत रिपीट करता हूं। क्यों? मेरे दिल को क्या लग रहा होता है, यार अभी नहीं समझ आया, एक बार और बता देता हूं, यही कर रहे हैं। कोर्स ड्यूरेशन और लंबी हो जाती है। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या, फीडबैक। कभी आपने देखा है सिंगर्स जो रिकॉर्डिंग करते हैं, उनके रिकॉर्डिंग रूम को देखना बेटा, वो जहां रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो तो बिल्कुल साइलेंट जगह होती है, फिर एक शीशा लगा होता है और उसके उस तरफ डायरेक्टर और सब बैठे होते हैं। वो क्यों बैठे होते हैं, शीशा क्यों लगा होता है? वो उसे इशारा दे रहे होते हैं। क्या इशारा? गुड, सही है, जाने दो। अच्छा कॉन्सर्ट में इशारा कौन दे रहा होता है? इतनी आवाम बैठी है ना, खुश है तो भी पता चल रहा है और नाराज है तो भी पता चल रहा है। डायरेक्ट इमीडिएट फीडबैक है। बेटा किसी भी जॉब में मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, फीडबैक। एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, और इसके कितने पैसे खर्च होते हैं फीडबैक देने के? जीरो। लेकिन हम ये नहीं देते, लेकिन हम ये, बेटा आप एक बात समझो, आपके घर में जो आपकी वालदा खाना पका रही हैं या वालिद या शेफ जो भी है, वो एक काम कर रहा है ना, एक सर्विस दे रहे हैं, तो आपको उन्हें क्या देना है, कैसे? बॉम्ब खाना था। अच्छा बुरा लगे तो क्या बोले, घटिया खाना था। तो ये तो मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि दुनिया में एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है कंस्ट्रक्टिव। नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं, तो कभी बोलना ही नहीं बुरा होता है। क्या बोलना है, बोला बहुत आउट क्लास खाना था, लेकिन मैंने एक रेस्टोरेंट में खाया था, उन्होंने ये चीज और भी ऐड करी थी, और मजे का हो गया था। कंस्ट्रक्टिव, तारीफ भी कर दी और साथ में कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया, है भाई। बेटा आप एक बात को समझो, ये वो फैक्टर्स हैं जो एक जॉब को क्या कर रहे हैं, बोलो, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम लोगों की बीमारी क्या है, हमने अपनी जॉब्स को तो इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, दूसरे की जॉब को नहीं बनाते। बेटा जस्ट इमेजिन, भाई मैं तो जब गाड़ी में बैठ रहा हूं तो मैं तो अपना फोन चला रहा हूं, काम कर रहा हूं, डिफरेंट सिचुएशंस को डील कर रहा हूं, तो मेरे पास तो वैरायटी है। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट द ड्राइवर। बेटा क्या ड्राइवर की जॉब में कोई वैरायटी है कि एक दिन गाड़ी चला रहे, एक दिन जहाज चला रहे? वही गाड़ी चला रहे, वही कुर्सी है, इवन रास्ता भी वही है, घर गया आया, घर आया घर आया, टोटल। उसकी जॉब में तो कोई वैरायटी नहीं है। सर अब उसे वैरायटी कैसे दे, एक दिन गार्ड बना देते हैं, एक दिन ड्राइवर बना देते हैं, ये भी नहीं कर सकते। बेटा वैरायटी तो उसकी जॉब में है नहीं, तो बेटा उसे थोड़ी सी क्या दे दो जिंदगी में, सिग्निफिकेंस दे दो। बोला यार तू यार बंदा कमाल यार, तू ये कर देता है, तेरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी दूसरी एक्टिविटी कर पाता हूं, तुम बड़े इंपॉर्टेंट हो, थोड़ी इज्जत दे दो। उसे क्या दे दो, थोड़ा फीडबैक दे दो, थोड़ा यार आज सही गाड़ी चलाई है, बेहतरीन। बेटा ये जॉब डिजाइन उसे क्या करेगा, बोलो, मोटिवेट। लेकिन हमसे ये होता नहीं, मौत आती है, पैसे देंगे। अच्छा अपने को शर्म आती है, असल में क्या आती है, शर्म। घर वालों की तारीफ नहीं करते तो गैरों की क्या करेंगे? तो बेटा ये एक मसला है, आपको एक गुड जॉब डिजाइन देना है वर्कर को, क्या करने के लिए, मोटिवेट करने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ये सब ऐसी बेकार की बातें हैं, असली बातें अप्लाई करके देख लो, एविडेंस हो जाएगा। अप्लाई करके देख लो, एविडेंस हो जाएगा। अपने रिलेशनशिप्स में फीडबैक देना शुरू हो जाओ, बाहर वालों को तो बाद में देना, अपनों को दे दो फीडबैक, देख लेना आपको फर्क महसूस हो जाएगा। अब हर्ट्जबर्ग ने कहा इसके अलावा 3 चीजें और हैं, एक है रोटेशन, एक है इनलार्जमेंट और एक है इनरिचमेंट। बेटा इनरिचमेंट है अथॉरिटी, इनरिचमेंट है अथॉरिटी, इनलार्जमेंट है एडिशनल टास्क, और रोटेशन है चेंज ऑफ टास्क।
बेटा ये तीनों चीजें वर्कर को मोटिवेट कर सकती है। बेटा रोटेशन से क्या होता है, उसे वैरायटी मिलती है। जो बोर्डम होता है, बोर्डम, बोरियत, बेटा काम में बोरियत हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है बेटा। जस्ट थिंक अबाउट इट, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो बहुत बोरिंग है। मेरे कितने दोस्त मुझे ये बोलते हैं कि ओवैस तू 15 साल से टीचिंग कर कैसे रहा है ये बता दे। बोला तू इंसान है कि मशीन है? मैंने कहा क्यों? बोला एक ही लेक्चर 15 साल से दिए जा रहा है। नहीं समझ आई बात? बोर्डम है ना यार। कितने लोग टीचिंग इसलिए नहीं करते, उन्हें बोरिंग लगती है, उन्हें बोरिंग लगती है, बोरियत होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं यही एफर्ट, तभी तो मैं 6 महीने में एक बार पढ़ाता हूं बस एफर्ट, तो मैं दिल से पढ़ाता हूं। क्यों? ताकि जो चैप्टर में आज पढ़ा रहा हूं 6 महीने बाद पढ़ाऊंगा, बीच में नहीं पढ़ाऊंगा। बार बार लेक्चर दूंगा ना, मजा नहीं आएगा, बोरियत हो जाएगी। तो बेटा रोटेशन, मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूं, काम चेंज कर लूं। बेटा कुछ जॉब्स में बोर्डम होता है, तो रोटेशन उस बोर्डम को तोड़ती है। अच्छा एक है इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट भी बोर्डम को तोड़ती है। बेटा एक लड़का पहले एक टास्क कर रहा था, उसे एक टास्क और दे दे, लेकिन बेटा एक टास्क और देते हुए ध्यान रखना कि उसके ऊपर स्ट्रेस ना आ जाए, बर्डन ना हो जाए, प्रेशर ना क्रिएट हो जाए। एक है बोर्डम, बोरियत हो रही थी तो बर्डन क्रिएट कर दिया, ये नहीं कर देना भाई। पता चला वो पागल हो गया, बोला इतना काम करा रहे हैं मुझसे, और भाग जाएगा। इनलार्जमेंट है, थोड़ी वैरायटी दे दो, उसे एक आध टास्क और दे दो। और तीसरी चीज पता है क्या है? इनरिचमेंट, अथॉरिटी। क्या अथॉरिटी मोटिवेट करती है? एक गुड जॉब डिजाइन का बड़ा फैक्टर अभी पढ़ाया था, अथॉरिटी। अथॉरिटी नजर आ रहा है? बेटा आप सोचो बेटा, बेटा जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो माँ बाप को बच्चों को क्या देनी है? अथॉरिटी देनी है। अथॉरिटी दोगे तो ट्रेन होंगे, और अथॉरिटी दोगे तो मोटिवेट होंगे, वो घर के कामों में इंटरेस्ट लेंगे। अथॉरिटी। इसी तरह सब ऑर्डिनेट्स को क्या दो? अथॉरिटी, पावर। सर पावर देंगे तो गलती करेंगे, आप भी करते थे, आप भी करते थे, आप डायरेक्ट बाप पैदा हुए थे, लॉजिकल बात है ना, डायरेक्ट बाप पैदा हो गए थे? नहीं थे ना, गलती कर करके सीखे थे, ये भी सीखेगा। दिस अप्लाइज ऑन एवरीवन। आप डायरेक्ट मैनेजर पैदा हुए थे, आप भी तो ट्रेनी से ऊपर आए ना यार। हम क्या कहते, हमने कर ली गलती, ये नहीं करे गलती, ये क्या बात हुई है? हाँ उसे सिखाओ, कोशिश करो आपके एक्सपीरियंस से सीखे, लेकिन गलती तो होगी ना यार। न्यू आइडियाज भी आएंगे, इनोवेशन भी आएगी, ग्रोथ, गलती से ही ग्रोथ आती है। अगर गलती ना होती तो ग्रोथ भी ना होती, गलती होती है तो बंदा सोचता है। तो बेटा समझा क्या रहा है हर्ट्सबर्ग? बेटा आप एक अच्छा जॉब डिजाइन बनाओ। देखो बेटा ये बात सुनने में पता है हम पाकिस्तानियों को बोरिंग लगती है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पैसों के लिए काम करती है। हमारी यकीन है ये बेटा, ऐसा नहीं है। लोग पैसे, भाई पैसे तो जरूरत है, इट इज अ मीन्स टू एन एंड, एक रास्ता है मंजिल हासिल करने का, लेकिन पैसा खुद एक मंजिल नहीं है। मनी इटसेल्फ इज नॉट एन एंड, इट इज अ मीन्स टू एन एंड, ये एक रास्ता है, ये समझना है बेटा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ जुड़े रहें तो आपको उन्हें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्टिंग वर्क मॉडल देना पड़ेगा। बेटा आज के दौर में, बड़ी मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं, आज के दौर में आपके ख्याल में लेबर सरप्लस है या लेबर शॉर्टेज है? लेबर शॉर्टेज है, सरप्लस नहीं है। क्योंकि बेटा ऑनलाइन का दौर आ गया है, फाइवर, अपवर्क, इतने सारे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं कि लोग जॉब नहीं करना चाहते। लोग क्या नहीं करना चाहते भाई? आजाद रहना चाहते। बेटा इधर सुनो ना, लोग जॉब, ये हर फील्ड में लग रहा है, चाहे आईटी हो, आईटी वाले के तो पर अलग ही होते हैं क्योंकि फ्रीलांसिंग इतनी है, चाहे आईटी सर्विसेज हो, डिजाइनर हो, अकाउंटेंट। यार आप एक बात खाली सोचो बेटा, लोग कहते हैं आईटी बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन बेटा जितने आईटी बिजनेसेस खुलेंगे उनकी अकाउंटिंग कौन करेगा? अकाउंटेंट तो एक ऐसी जरूरत है जो जुड़ी हुई है, बंधी हुई है सबके साथ। अच्छा लोग पैसा कमाएंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करके देगा?
अकाउंटेंट। बेटा जिसको फाइनेंस आता है उसको पैसों से पैसा कमाने आता है। नहीं समझ आई मेरी बात? जिसको क्या आता है? बेटा मैं कभी कभार डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को देखता हूं, मुझे उन पर तरस आता है, सिंपैथी, तरस आता है मुझे उन्हें देखकर कि यार इनको पैसों से पैसा कमाने नहीं आता। नहीं समझ आई बात? बेटा एक अकाउंटेंट, एक फाइनेंस गाय पैसा पड़ा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। स्टॉक्स किसको आते होंगे? फाइनेंस वाले को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंस एक्सपर्ट पढ़ेगा ना, डॉक्टर पढ़ेगा, है भाई? बेटा करेंसी में ट्रेड करना है, क्रिप्टो में ट्रेड करना है, गोल्ड में ट्रेड करना है, ये सब कौन करके देगा? फाइनेंस एक्सपर्ट करेगा। तो बेटा अब एक बात को समझो, जितना आईटी और अदर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, फाइनेंस, अकाउंटेंट उसके पीछे पीछे चलेगा। ऐसा ही है बेटा। अब आज के दौर में अकाउंटेंट नहीं मिलता, टीचर नहीं मिलता, सब छोड़ो, हॉस्पिटल्स को डॉक्टर नहीं मिलता। बेटा आज एक डॉक्टर भी सोचता है क्यों मैं किसी की 9 से 5 की नौकरी करूं, अपना एक फेसबुक का पेज बनाता हूं, डायरेक्ट पेशेंट्स पकड़ूंगा, उनको ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे दूंगा। भाई ऑनलाइन कंसल्टेंसी होती है बिल्कुल। इवन जो अपना आगा खान हॉस्पिटल है उसमें भी अब 2 तरह के अपॉइंटमेंट होते हैं, इन पर्सन और ऑनलाइन। ऑनलाइन कर लो अपॉइंटमेंट। सर ऑनलाइन कैसे हो जाएगा अपॉइंटमेंट? हर चीज में डॉक्टर को आपको फिजिकली थोड़ी चेक करना। कंसल्टेंसी ना, डॉक्टर साहब ये मशवरा है बता दो, और बहुत होगा तो कहेगा ये टेस्ट कराओ, इसकी रिपोर्टें मुझे ईमेल कर देना। अरे लाशों, ऐसा ही है ना? तो बेटा आज का वो दौर जहां ऑनलाइन इतना बढ़ गया है, वर्चुअल दुनिया इतनी बढ़ गई है, तो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो, टीचर हो, अरे भाई टीचर नहीं रुकता। टीचर को भी गेम समझ आ गई, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, डायरेक्ट बच्चा पकड़ो, पूरा पैसा जेब में रखो, इदारे को बीच में क्यों रख रहा हूं? तो बेटा किसी भी बंदे को नौकरी पर रोकना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? जॉब डिजाइन, इंटरेस्टिंग जॉब। कैसी जॉब? इंटरेस्टिंग जॉब। क्योंकि अब वो दौर तो गुजर गया कि ये अच्छा है या बुरा है। अब तो दौर आ गया सर मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं अक्सर कहता हूं पहले जमाने में बच्चे कहते थे हमें समझ नहीं आ रहा। बच्चे क्या कहते थे? हमें। अब बच्चे कहते हैं सर समझ तो आ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो उसको सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको एंजॉय भी करना है। तो ऐसी जॉब में भी यही मामला है, सर पैसे तो बन रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। अबे भी मजा कहां से लाके दे तेरे को जॉब में? यही तो दोगे तभी तो रुकेगा, वरना भाग जाएगा। और वो मजा कैसे मिलेगा? अथॉरिटी, विजन, पर्पस, वैरायटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है भाई। तो बेटा ये जो बातें पढ़ रहे हो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ो, कल अपना कारोबार कर रहे होगे ना, तो जैसे बूढ़े हो जाते हो तो बाप की बातें याद आती हैं, जब कारोबार कर रहे होगे तो मेरी बातें याद आ रही होंगी, अरे यार सर ने बताया था, ये अप्लाई करो जिंदगी में। ये सब चीजें आपके लिए रियल लाइफ इंपॉर्टेंस रखेंगी। जॉब रोटेशन, मूविंग एन एम्प्लॉय रेगुलरली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर प्रोवाइड्स देम विद वैरायटी एंड चेंज। ओके। For example, accountant in account office may be rotated regularly between different bookkeeping tasks. Moving employees between jobs that offer no challenge will not provide motivation. रोटेट करते हुए कोशिश करो कि उसे अगला रोल ऐसा दो जिसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ चैलेंज हो, ताकि उसको मजा आए। फिर क्या है? जॉब एडिंग एक्स्ट्रा ड्यूटीज। एक काम कर रहा था, बोला एक टास्क और करो। जब एक्स्ट्रा ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो भी वैरायटी आएगी। एंड टास्क टू अ जॉब सो दैट अ जॉब होल्डर हैज मोर एंड डिफरेंट थिंग्स टू डू। एडिंग न्यू routine, boring task to a job that offer no challenge will not provide motivation. हर बात में क्या कहा जा रहा है कि उसे कुछ ऐसा काम दो चैलेंज हो। सल्लू भाई ने क्या बोला था? किक। सलमान भाई ने क्या बोला है? किक। किक मिलनी चाहिए। ये किक क्या है? चैलेंज है ना, पर्पस है, वजह है।
जरूरी है लाइफ में। देखो बेटा एक बात याद रखना, एक इंसान इनिशियली काम करता है मजबूरी से, जरूरत पूरी करनी होती है, लेकिन मजबूरी हमेशा नहीं होगी। एक लेवल के बाद उसकी इनकम इतनी हो जाएगी कि अब उसके लिए मजबूरी। अब अगर आपको उसे मोटिवेटेड रखना है तो क्या करना पड़ेगा, चैलेंज देना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ बेटा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग की, एक तो हम टीचिंग कर रहे होते हैं, हमारे साथ सपोर्ट स्टाफ बैठा होता है जिसका काम है बच्चों के पेपर्स चेक करना, क्वेरीज के आंसर करना, ये सारे काम। लेकिन बेटा ये जो पेपर वगैरह चेक करना है, ये इटसेल्फ बड़ा बोरिंग काम है। एक ही सवाल के बार बार आंसर आ रहे हैं, चेक करना है, चेक करना है। बंदे को शुरू में तो मजा आ रहा होता है, लेकिन एक लेवल के बाद क्या हो जाता है कि आपको पता होता है इसने यहां गलती करी होगी, बोरिंग हो जाता है। और बेटा जब बोरिंग हो जाता है तो काम में इंटरेस्ट लूज, और फिर एंड में केयरलेसनेस आती है। तो बेटा अब या तो मेरी पॉलिसी है कि भाई जो बंदा ये चेकिंग वाला काम कर रहा है ना, उसको आप 3 महीने से ज्यादा ही काम ना दो। 3 महीने बाद उसको कोई और काम दे दो और उसकी जगह किसी और को ले आओ। क्यों? रोटेट। इसी तरह बेटा जो क्वेरी सपोर्ट वाले लोग होते हैं, भाई आप एक बात समझो, हर बच्चा आता है एक सवाल करता है, सर व्हाट इज जॉब रोटेशन। एक बार जवाब दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार। पता है होगा क्या, पहली बार में एक पैराग्राफ लिखूंगा, 10 बार तक एक पैराग्राफ लिखूंगा, फिर 4 लाइनें कम कर दूंगा, फिर 2 एक, फिर 2 कम, फिर 2 कम, फिर आखिर में जॉब रोटेशन, चेंजिंग टास्क, फुल स्टॉप। अरे लड़के ने कहा ये क्या होता है, आंसर छोटा होता जाता है क्योंकि बंदा क्या हो रहा होता है, बोर, इरिटेट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा रोटेशन, इनलार्जमेंट, और तीसरा वर्ड क्या है, इनरिचमेंट, अथॉरिटी। बेटा क्या मजीद अथॉरिटी इंसान को मोटिवेट करती है? यस, पावर तो है ही मोटिवेटिंग चीज। ओके, मेकिंग अ जॉब मोर चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग बाय गिविंग इट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरिंग द होल्डर टू शो इनिशिएटिव। इनिशिएटिव माने कि अब काम तुम शुरू करो, तुम डिसाइड करो। क्लियर है बेटा? तो बेटा देखो ये तमाम चीजें हैं किस लिए, वर्कर को मोटिवेट करने के लिए। हाइजीन फैक्टर्स क्या थे? बेसिक्स बोलो। अच्छा हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट है तो इट्स ओके, नहीं है तो मोटिवेटर, अगर है तो मोटिवेशन, ना हो तो डाइवर्जन टुवर्ड्स हाइजीन फैक्टर। डन है? चलो बेटा एक्टिविटी करो, खुद से ट्राई करो। जी जूम कर दूंगा तो स्क्रीन से बाहर चले आएगा भाई सवाल। अब सही है? जी भाई, चले भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी इन द कंपनी। हाइजीन फैक्टर बेटा ये इंसान का बेसिक राइट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, फर्क ना किया जाए बेटा लोगों के दरमियान, लोगों के दरमियान फर्क ना किया जाए। ब्रेक रूम वेर एम्प्लॉइज कैन टेक अ ब्रेक, हैव अ ड्रिंक ऑफ टी और कॉफी। हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर बेटा
बेटा काम के दौरान ब्रेक वगैरह मिलना, ये राइट है उसका। ऑफरिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, मोटिवेटर। अ बोनस पे स्कीम फॉर एम्प्लॉइज हु मीट बजट टारगेट्स, मोटिवेटर। सर आपने तो कहा पे हाइजीन होती है, बेटा ये वो वाली पे नहीं है फिक्स वाली, ये वेरिएबल है, ये टारगेट्स पर जुड़ी है, ये बंदे को फोर्स करेगी आगे काम करने के लिए। ओके, वर्किंग इन एन ऑफिस विद अ कुलीग एंड नॉट अलोन इन अ सेपरेट रूम, हाइजीन फैक्टर बेटा, सही, थोड़ा एक एनवायरमेंट हो, वर्क कंडीशन। अ पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉइज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, बेटा पेंशन स्कीम क्या, उसके बुढ़ापे के लिए सेविंग हो रही है, हाइजीन फैक्टर है, फिक्स बेनिफिट मिलेगा। पुटिंग एन इंडिविजुअल इन चार्ज ऑफ अ प्रोजेक्ट टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, मोटिवेटर। बेटा देखो पेपर इस तरह से आता है, अभी वैसे तो हम चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस मटेरियल देखेंगे, बस पेपर में आपने टाइपिंग नहीं करनी होगी, आपने सेलेक्ट करना होगा। समझो आगे हाइजीन मोटिवेटर ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, आंसर सेलेक्ट करने, मुश्किल है। तो बेटा देखो जो पेपर है ना, उसका ताल्लुक बुक की रीडिंग से है ही नहीं, पेपर का ताल्लुक है कॉन्सेप्ट से। तो सर क्यों बुक की रीडिंग करा रहे हो? विकैबुलरी, अल्फाज, वर्ड्स को समझना। तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब पेपर में नहीं पता हुआ फंस जाओगे। तो बेटा अल्फाजों का मतलब, विकैबुलरी डेवलप करना ही बहुत जरूरी है। क्लियर है? चल बेटा अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो एक और बेहतरीन राइटर हैं मिक ग्रेगर, ये भी अच्छा राइटर है, समझने वाला है। बेटा मोटिवेशन का एक राइटर कौन था? इब्राहिम मैस्लो। क्या बताई? हिरार्की, पिरामिड बनाया, लेवल्स बनाए। दूसरे भाई कौन थे भाई? हर्ट्जबर्ग, हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटर। बोलो यार। अब आए तीसरा बंदा मिक ग्रेगर, इसने बड़ी काम की बात बोली। इसने बोला मोटिवेशन में बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं, लेकिन उसी के साथ एक चीज रोल प्ले करती है, वो क्या है? हाउ यू डील विद योर सबॉर्डिनेट्स। हाउ you deal how you deal with your subordinates। बेटा लिख क्यों रहे हो? पेन रख दो, सही से बैठो, ये क्यों कर रहे हो? अरे ऐसी मिसाल दे रहा हूं बेटा। अगर मैं ये शुरू कर दूं क्लास में तो आप क्या बोलोगे? बोला सर टीचर थोड़ा नफसियाती है। माइक्रो मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो सर? गिव सम स्पेस, बच्चे हम छोटे बेबी हैं, स्कूल मॉन्टेसरी को पढ़ा रहे हो। हाँ मॉन्टेसरी मत, बेटा ऐसे हाथ नहीं रखो, ऐसे नहीं करो, ऐसे बैठो, कमर सीधी। बात समझ? माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दूं, ये भी एक स्टाइल है, ये भी एक स्टाइल है। दूसरा स्टाइल क्या है? दूसरा स्टाइल क्या है? गिव देम सम स्पेस। और आप गलत क्यों सोच रहे हो कि ऐसे बैठा है तो सो रहा है, ऐसे बैठा है जाग रहा है, उसकी मर्जी, उसका दिल हो रहा है ऐसे बैठने, गलत बात क्यों सोच रहे हो? असल में ये दो सोच है, असल में ये दो सोच है। बेटा जो मेरा स्टाइल ऑफ डीलिंग पीपल है ना, असल में जो मेरा स्टाइल ऑफ डीलिंग पीपल है, पता है किसे रिफ्लेक्ट करता है? मेरी सोच को, मेरे माइंडसेट को। एक माइंडसेट ये है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, घटिया है, लेजी है, इसको पढ़ाने के लिए सिर्फ डराना पड़ेगा। अगर वर्कर एम्प्लॉय के लिए बात करूं तो एम्प्लॉय काम ही नहीं करना चाहता, इसको काम कराने के लिए कैरेट, रिवॉर्ड या स्टिक, पनिशमेंट, ये यूज करनी पड़ेगी। ये एक सोच है, ये एक, इस सोच को क्या बोला जाता है? थ्योरी एक्स। और एक सोच है थ्योरी वाई, कि वर्कर काम करना चाहता है, वर्कर काम, इज लॉयल, वो पैसों के लिए, पनिशमेंट के डर से काम नहीं कर रहा, वो काम करना चाहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। आपको सिर्फ उसे थोड़ा सा क्या करना है? मोटिवेट करना है। बेटा ये दो अलग, बोलो, ये दो अलग सोच है। बेटा जिंदगी में आपने आज तक बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, आपके कुछ टीचर होंगे थ्योरी एक्स वाले,
कल होमवर्क करके नहीं आए तो निकाल दूंगा, ग्रुप से बाहर, पनिशमेंट, मां बाप को बुलाओ, इसके। कौन सी अप्रोच? थ्योरी एक्स। इस टीचर की अजम्पशन क्या है कि बच्चा है घटिया, इसको पढ़ना ही नहीं है और इसको पढ़ाना पड़ेगा डरा कर या रिवॉर्ड से। जो बच्चे के अच्छे मार्क्स है उसे रिवॉर्ड दूं, तालियां बजवाएं, क्लैपिंग करें, वही सब थ्योरी एक्स। और दूसरे टीचर कौन होते हैं आपके? जो आपको कहते हैं बेटा देख पढ़ेगा तो तेरा फायदा है, ग्रोथ है, विजन है, मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं और बच्चों को उनकी स्पेस देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी मेरा तो एक बड़ा फर्म बिलीफ है, कभी बच्चे को ये मत बोल देना कि तुम फेल हो जाओगे, वो पास हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं बोल, स्पेस दो यार। एवरी वन हैज हिज ओन लर्निंग स्टाइल। एवरी वन, आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, एवरी वन हैज हिज ओन लर्निंग स्टाइल। कुछ ऐसे बच्चे जो आपकी नजर में बेकार बच्चे होते हैं, वो पोजीशन ले आते हैं भाई। इसका मतलब क्या हुआ? वो सीख रहे होते हैं, बस फर्क ये होता है कि वो उस स्टाइल में नहीं सीख रहे होते जो आपका स्टाइल होता है। मेरी बात को समझना। वो एक मिसाल है ना कि अगर एक फिश, एक मंकी और एक एलिफेंट, तीनों का टेस्ट एक जैसा ले लिया जाए कि दरख्त पे चढ़ के दिखाओ, तो मछली और हाथी तो सारी जिंदगी ये सोचते रहेंगे कि हम बेकार हैं, और बंदर अक्लमंद हो जाएगा। और टेस्ट ले लिया जाएगा सब तैर के दिखाओ, तो बंदर तो पागल ही हो जाएगा और मछली जीत जाएगी। एवरी वन लर्न्स बट एट देयर ओन स्टाइल। तभी रिसर्च ये कहती है कि ज्यादातर बैक बेंचर्स इंप्लॉयर बन जाते हैं उनके जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं। नहीं समझ आई बात? जो बैक बेंचर्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं और जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो एम्प्लॉय बने रह जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो पीछे बैठा बच्चा, जिसे आप घटिया बच्चा समझते थे, जिसे आप, वो सीख रहा था, बस फर्क सिर्फ ये था कि उसका सीखने का स्टाइल डिफरेंट था। बेटा अब इस बात को समझो, आप जब एम्प्लॉई से डील कर रहे हो ना, तो आप स्टाइल को समझो, आप स्टाइल को समझो। बेटा कुछ एम्प्लॉइज के साथ थ्योरी एक्स है, ये स्टाइल अच्छा स्टाइल है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लो लेवल वर्कर्स। बेटा प्यून हो गया, क्लर्क हो गया, बहुत छोटे लेवल के स्वीपर हो गया, इनके साथ होता है थ्योरी एक्स, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। कौन सा स्टाइल? थ्योरी एक्स। और एक होता है थ्योरी वाई। व्हाट इज थ्योरी वाई? आपने काम समझा दिया, आपने पर्पस समझा दिया, आपने विजन दे दिया, आपने मोटिवेट कर दिया, फिर छोड़ दो उसे, फिर छोड़ दो उसे, वो अपना काम खुद करेगा। कौन सा स्टाइल? थ्योरी वाई। बेटा आप लोगों के ख्याल में कौन सा स्टाइल बेहतर है? दोनों बेहतर हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सबऑर्डिनेट, इट डिपेंड्स ऑन द, तुम्हारा सबऑर्डिनेट है कौन। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बेटा मेरा जो आमतौर पर टीचिंग स्टाइल है, अच्छा F1 लेवल पर थोड़ा बहुत मैं थ्योरी एक्स रखता हूं, थोड़ी बहुत सख्ती रखता हूं, लेकिन जब मैं एडवांस टेक्स्ट वगैरह पढ़ा रहा होता हूं तो उस वक्त मैं कंप्लीटली थ्योरी वाई होता हूं। बच्चा पढ़ रहा है, मर्जी है उसकी। जैसे अभी भी कितने बच्चों के हाथ में कोई किताब नहीं होगी, मैं पूछता भी नहीं भाई, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, क्लास में आओ तो बात मत करो, बस पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो पढ़ने की एक्टिंग करो। व्हाट इज पढ़ने की एक्टिंग? ये कर लो। बाकी मेरा मानना है बच्चे को स्पेस दो, पढ़ लेगा। और आज का दौर तो रिकॉर्डिंग है, उसको पढ़ना होगा घर जाके पढ़ लेगा, उसको स्पेस दो, वो क्लास में आए एटलीस्ट कुछ सीख के जाए, नॉट फॉर जस्ट फॉर द एग्जाम, फॉर हिज प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। लेकिन बेटा ये वाले स्टाइल से जब मैंने जिंदगी का एक अर्सा ए लेवल्स पढ़ाया, फिर एक 3-4 महीने थे जब मैंने ओ लेवल्स भी पढ़ाया, लेकिन जब मैं ओ लेवल्स पढ़ाता था ना, मेरा दिमाग दर्द हो जाता था। क्यों? वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बातें कर रहे हैं, बेटा बात नहीं कर, बेटा बात नहीं, बेटा बात नहीं, बेटा ये चल रहा है, बेटा क्या कर रहा है बेटा, ऐसे। ये मैं नहीं कर सकता, दिमाग मेरा दर्द हो जाएगा।
अब इधर मैं आपको एक बात बताऊं, असल में टीचर्स भी फिर अलग अलग तरह के हो गए। जो बड़ी क्लास का टीचर है उसका स्टाइल अलग है, उससे लगता है मैं बड़ा बहुत बेहतरीन टीचर, उसको दे दो एक मॉन्टेसरी क्लास, बोला चल पढ़ा के दिखा। तुझे लगता है ना मॉन्टेसरी की टीचर बेकार है, चल पढ़ा इन बच्चों को, बाहर आके रोने लगेगा, बोला मुझे घर जाने दो यार, ये बच्चे बाद में घर जाएंगे, पहले मुझे जाने दो। क्यों भाई? तुमने आज तक जिस ऑडियंस को डील करा है वो सीरियस होती है। अब आप सोचो, जब मैं एडवांस टेक्स्ट की क्लास को पढ़ा रहा हूं, क्या उसमें बच्चा बात करता होगा? अरे उसके लिए तो लफ्ज ऐसा है मैं बोल ही नहीं सकता क्लास में, उसकी हालत वो होती है। सुबह 9 से 6 एम्प्लॉयर उसकी बजा रहा है, क्लास में आ रहा है, आप उसको बातें सुना रहे हो, घर जाएगा उसकी बीवी बच्चे उसे बातें सुना रहे हैं, माँ और बीवी का पट्टा चल रहा है, बीवी ये वो है, पागल हुआ है। फिर उस बीच उसे टेंशन लगी हुई, कल सुबह फिर 9 बजे ऑफिस जाना है। अब इस बीच वो क्लास में आके बात करेगा, वो तो थोड़ी देर इस जबड़े को सुकून दे रहा होता है। बेटा अब उस बच्चे से जब मैं डील कर रहा हूं, वो एक बहुत सीरियस बच्चा होता है यार, उसके लिए बात बात ये वो, और अगर उसे बात करनी होगी ना तो बहुत सीरियस कॉज होगा तो बाहर जाकर बात करेगा, वरना नहीं करेगा। वो इतने बड़े बड़े कोर्स होते हैं, बात का टाइम ही नहीं है। लेकिन बेटा जब मैं उसी लेवल से उतर के किसी छोटे लेवल को पढ़ाऊंगा तो उधर तो स्टाइल बदलेगा ना। अब मैं बोलूं यार मेरे वो बच्चे बहुत अच्छे, अरे वो बच्चों की सरकमस्टांसेस अलग है यार, इनके सरकमस्टांसेस अलग है। आप ओ लेवल के बच्चे को या 7वीं जमात के बच्चे को कह रहे हो तुम सीरियस नहीं हो, तो अभी सीरियस होगा तो बुढ़ापे में तफरी करेगा, अभी करेगा ना तफरी, उसकी एज है, उसको करने दो, थोड़ा स्पेस दो। लेकिन अब इधर गेम को समझो, different leaders, different managers will have different style and same applies when you are dealing with people. चलो अब एक मिसाल लो, बेटा अभी ये पियून आया, मैं से बोलूं यार पियून कल की प्लानिंग करते, थोड़ी और बैठते प्लान बनाते, और तुम्हारे ख्याल में कल अपने को क्या क्या करना चाहिए है, अपना 6 महीने का प्लानर क्या होना चाहिए बताओ। वो बोलेगा अबे सेठ पागल हो गया, वो बोलता है सर सीधा सीधा बताओ करना क्या, अभी बताओ अभी। यानी सर सुभान इनके लिए एक लफ्ज यूज करते, बोला व्हेन यू आर डीलिंग विद लो लेवल स्टाफ दे हैव अ 1 मिनट मेमोरी। व्हाट इज 1 मिनट मेमोरी? एक वक्त पर एक काम, एक अभी बोलो अभी याद होगा, 4 काम एक साथ बोलोगे 2 भूल जाएगा। 1 मिनट मेमोरी, काम दिया आया, काम दिया आया। कौन सा स्टाइल है? थ्योरी एक्स, कैरेट एंड, अच्छा काम किया 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, थ्योरी एक्स। थ्योरी वाई होता तो क्या करता? 6 महीने में एक बार बैठता, ऑब्जेक्टिव्स एग्री करता, विजन एग्री करता, पर्पस पर बात करता, फिर छोड़ देता। मिच्योर बंदा होता तो खुद आता, रिवर्ट बैक करता, परफॉर्मेंस लाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वन स्टाइल इज थ्योरी एक्स एंड वन स्टाइल इज थ्योरी वाई। अच्छा मेरा एक मतलब, मुझे बड़ी लाइफ में परफेक्शन पसंद है कि ये चीज ऐसी हो ऐसी हो, मेरा एक जीव बीमारी है मुझे, कि मैंने अगर रात में शर्ट कुर्ता उल्टा पहना हुआ है तो मुझे नींद नहीं आएगी, सोता रहूंगा उल्टा पहना हुआ है। तो अब तभी मेरे अक्सर काम होते हैं, मेरा अपना असिस्टेंट करता है, तो अब जब मैं सुबह आता हूँ तो सफाई नहीं हुई थी, ये तो मैं कहता हूँ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मसला असल में है थ्योरी एक्स। मैं 15 दिन वक्त पर सुबह खुद आ जाऊंगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर मैं 10 दिन नहीं आऊंगा तो खराब हो जाएगा। वो कोई थ्योरी वाई वाले वर्कर थोड़ी है, उनका क्या है? व्हाट इज थ्योरी एक्स? एक डंडी और एक नोटों की गड्डी हाथ में रखनी है, एक नोटों का पैकेट और एक डंडी हाथ में रखनी, पनिश रिवॉर्ड, पनिश रिवॉर्ड। और थ्योरी वाई वाले होते तो ना ये डंडी और ना नोटों की गड्डी, सिर्फ क्या रखना है? विजन, पर्पस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट स्टाइल विद राइट वर्कर। क्या बोला? राइट स्टाइल विद राइट वर्कर विल मोटिवेट देम एंड अ रॉन्ग स्टाइल विल डीमोटिवेट एवरीवन। मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, अक्सर एक एक्सपीरियंस रहा कि जब डिफरेंट ए लेवल कॉलेजेस में पढ़ा रहा था तो कुछ कॉलेजेस में क्या होता था कि वो जो प्रिंसिपल लाते थे वो कभी कभार किसी स्कूल का प्रिंसिपल उठा के ले आते थे। स्कूल के प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? देखो एक होता है प्राइमरी का प्रिंसिपल, एक होता है सेकेंडरी का प्रिंसिपल, एक है कॉलेज का प्रिंसिपल, इसी तरह एक यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। अगर आप कॉलेज में प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल बिठा दोगे तो प्राइमरी स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो कॉलेज के टीचर्स को छोटे टीचरों की तरह डील करेगा। यू आर लेट, आपने बोर्ड पूरा नहीं भरा,
आपने ये नहीं किया, आपने बच्चों की होमवर्क रिपोर्ट जमा नहीं कराई। बेटा जब वो प्राइमरी स्कूल टीचर थ्योरी एक्स लगाएगा मैच्योर टीचर्स के साथ, चलो भाव आपने प्राइमरी स्कूल टीचर को यूनिवर्सिटी का डीन बना दिया, तो बेटा वो तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को टेंशन दे दे के मार देगा, बोला मार्कशीट का है, अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस नहीं लिया आपने क्लास में, अटेंडेंस रजिस्टर का, आप लेट आए ना। बेटा जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है वो किसी कंपनी का बड़ा ऑफिसर होता है, वो लोगों को आकर अपना एक्सपीरियंस दे रहा होता है, तुम उससे डील कर रहे हो जैसे तुम वो एबीसीडी पढ़ाने वाले टीचर से डील कर रहे हो, तो मामला खराब हो जाएगा ना, तो भाग जाएगा, बोलेगा यार ये तो मुझे टेंशन दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्राइमरी स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो चलाता है सबको थ्योरी एक्ट से, लेकिन यूनिवर्सिटी का डीन अपने नीचे लोगों को किससे चलाता है? थ्योरी वाइज से। गिव देम द स्पेस यार, करने दो उन्हें काम, इरिटेट क्यों कर रहे हो, माइक्रो मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो उनकी? क्लियर है? तो अब Douglas McGregor suggested that the attitude of employee towards their work is affected by their manager style. One is theory X and one is theory Y. ये नीचे ही कंटिन्यू हो रहा है इसलिए नीचे हम रीड कर रहे हैं. The view is that employees dislike working and responsibility. ये कौन सी थ्योरी है? और थ्योरी Y क्या है? The view is that individuals will naturally put effort into their work and do not inherently dislike their work. भैया आप गलत बात क्यों सोच रहे हो? जैसे आप काम करते हो ऐसे वो काम करता है, आप ये क्यों सोच रहे हो काम नहीं करेगा? गलत बात। यानी आया बोला ये तो सब घटिया लोग हैं, सारा काम मैं करता हूं, निकाल दो इन्हें फिर खुद कर लो, ये सोच ही गलत है। बट ये सोच डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉइज के साथ अलग अलग तरह अप्लाई की जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? थ्योरी एक्स लो लेवल वर्कर्स। अच्छा अब सिर्फ लो लेवल वर्कर नहीं है, पता है थ्योरी एक्स एक और वक्त पे भी लगती है। बेशक मेरे पास मैच्योर लोग हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? बहुत बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें थ्योरी एक्स में आना पड़ता है कि फिर हम सबको कहते हैं कि भाई अब थोड़ी देर के लिए सब अपने दिमाग का स्विच बंद करो और जो मैं बोल रहा हूं वो कर लो बस, ताकि एक डायरेक्शन में एफर्ट हो जाए। तो यस, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द लेवल ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स एंड द लेवल ऑफ योर। बेटा आप समझो बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, अब सब अपनी अपनी मर्जी से अटैक करेंगे, सबको बैठ के विजन समझाऊंगा तो मामला खराब हो जाएगा ना। अब क्या करना है? अब ऑटोक्रेटिक स्टाइल करना है। आप बोला भाई भाई सब आप बहुत अच्छे लोग हो, हमें पता है आपको काम पसंद है, लेकिन अभी मेरी बात मान लो बस। तो फिर उधर हाँ ऐसा हो सकता है। तो थ्योरी एक्स, दे विल अवॉइड बोथ इफ दे कैन। टू प्रिवेंट दिस अ मैनेजर हैज टू सुपरवाइज एम्प्लॉइज क्लोजली, force them into doing their work with a threat of punishment if they do not do what is required of them. And theory Y, job rarely challenge individual to show their full potential, but the individual can be motivated to accept and seek challenge and responsibility. Are you getting my point? कहीं theory X और कहीं theory Y. McGregor argued that if employees are treated by their manager as theory X, they will act in a way that supports this view. If employees are treated by their manager as if theory Y, they will also act in a way that supports this view. इसका क्या मतलब हुआ? McGregor ने ये कहा कि हाँ सिचुएशन और लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट पर तो ये बात डिपेंड करती है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने लोगों को जिस तरह से डील करोगे ना, फिर वो उसी तरह से एक्ट करने के लिए ट्रेन होंगे। नहीं समझ आई बात? बेटा जो माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ थ्योरी एक्स से चलाते हैं, तो बच्चे कभी भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? दे आर ट्रेन्ड टू टेक ऑर्डर्स, दे आर ट्रेन्ड, तो थ्योरी एक्स वाले ही बन जाएंगे। बट इफ यू विल गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम वेरी स्टार्ट, give them participation in decision making, so they will be trained to be theory Y workers. बात को समझ लो। थ्योरी एक्स आप कैरेट एंड स्टिक से चलाओगे, वो ट्रेनी कैरेट एंड स्टिक होगा। गधे के लिए ट्रेनिंग करोगे तो गधा ही बनेगा।
और स्टार्ट से घोड़ा बनाने की ट्रेनिंग करोगे तो घोड़ा बनेगा। आप गधा बनाने की ट्रेनिंग कर रहे हो, आप उसको थ्योरी एक से चला रहे हो, वही रहेगा। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, देखो बेटा एक बात को समझो, इदारा अपने वर्कर्स को लेकर एक प्लान करता है। मेरे दिमाग में एक प्लान होता है कि इस वर्कर को मुझे ये बनाना है, तो बेटा जिससे मुझे जिस लेवल पर लेकर जाना होता है ना, फिर मैं उससे अकॉर्डिंगली डीलिंग करता हूं। जिसको मुझे फ्यूचर में मैनेजर या डायरेक्टर बनाना है, तो फिर मैं उसके साथ थ्योरी एक्स तो स्टार्ट में रख रहा हूं, लेकिन साथ साथ उसे थ्योरी वाई की तरफ शिफ्ट करना शुरू करूंगा, ताकि उसे ट्रेन करूं अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। हाँ, थोड़ी स्पेस दो से। तो बेटा मिक ग्रेगर, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। फिर इस थ्योरी को भी बेटा अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो किस तरह से चलती है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी बेटा, कि जब आप वर्कर से डील कर रहे हो तो एक थ्योरी एक्स एक थ्योरी वाई, लेकिन हर सरकमस्टांस में हर अप्रोच चले जरूरी। कुछ सरकमस्टांसेस में थ्योरी एक्स बेहतर है और कुछ सरकमस्टांसेस में थ्योरी, इट डिपेंड्स ऑन द सबऑर्डिनेट, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, एंड इट डिपेंड्स कि मैं फ्यूचर में उस वर्कर को किधर लेकर जाना चाहता हूं। बेटा जिन लोगों को मुझे लॉन्ग टर्म में मैनेजर या डायरेक्टर बनाना है, तो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता थ्योरी भाई अडॉप्ट करो, ताकि वो उस स्टाइल के लिए ट्रेन हो, तैयार हो, उनकी आदत हो डिसीजन मेकिंग की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या सबके साथ एक स्टाइल लगा दूं? गलत हो जाएगा। डन है बेटा। फिर बेटा इस थ्योरी की भी एक एप्लीकेशन है, और फिर बेटा हमारे पास आगे बढ़ेंगे तो फिर एम्प्लॉइज रिलेटेड डिस्कशन शुरू हो जाएगी। सही, चल इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।